Hello and welcome to all. I'm Prashant, and let's see which topics we are going to discuss in today's class. Okay, certain smaller topics are more in today's class actually. कुछ editorial section में articles थे, but those articles were not that substantive we can say. Substantive in the sense कि उसमें जो content है वो उतना analytical नहीं था. It was more of a factual. जो news है, news का ही काफी सारे जो है उसमें aspect उस article में include किए गए थे. ओके तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि कॉपी पेस्ट तो न्यूज नहीं कर दिए इस आर्टिकल्स में एडिटोरियल के, तो इसलिए थोड़ा सा उसको आज मैं कम कवर कर रहा हूँ. ओके, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस वन आर्टिकल ओवर हियर जो इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं कौन से न्यूज आज डिस्कस करनी है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस खेलो इंडिया स्कीम. ओके, सेकंड हमें डिस्कस करना है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल क्या होता है, अगेन अ शॉर्ट इसका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड व्हाइट इज इन न्यूज, क्या इशू है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ और इसके ओवरऑल स्पेसिस का क्या स्टेटस है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मजुली आइलैंड इन आसाम. ओके, और इसके बाद हमें डिस्कस करना है ऑफकोर्स कि साइंस एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी अच्छा आर्टिकल है आज एडिटोरियल सेक्शन में. बाकी आर्टिकल्स तो ऐसे ही थे, बट साइंस एडमिनिस्ट्रेशन पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक केस ऑफ एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, तो ये साइंस एडमिनिस्ट्रेशन का जो आर्टिकल है दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. सो द फर्स्ट थिंग ओके हियर इज द रिगार्डिंग दी खेलो इंडिया स्कीम. सो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, ही वाज रिसेंटली इन चेन्नई ही हैड इनॉग्रेटेड दिस स्केलो इंडिया यूथ स्पोर्ट. ओके, और ये इनॉग्रेट कर किया है उन्होंने, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये खेलो इंडिया स्कीम है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, सी द खेलो इंडिया स्कीम एज सच वाज एनविसाज्ड बाय गवर्नमेंट इन 2017-18. ओके, और ऑफकोर्स नाम ही हमें बताता है कि खेलो इंडिया स्कीम क्या करता है, जो ग्रास रूट लेवल के एथलीट्स है ओके इनको एनकरेज करना चाहता है. एक गांव से एक बच्चा होता है, अगर उसमें स्पोर्ट्स टैलेंट है तो उसको एनकरेज किया जाए और उसको नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे लेके आना जाए. इसलिए खेलो इंडिया कहीं ना कहीं स्कीम लॉन्च की गई थी. उसके लिए फिर जो स्पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है अक्रॉस द इंडिया एस्टेब्लिश हो, दैट्स व्हाई दिस स्कीम वाज एक्चुअली लॉन्च्ड. तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. व्हेन वी से सेंट्रल सेक्टर स्कीम इट मींस 100% जो फंडिंग होता है ये सेंटर उसका करता है, उसमें स्टेट फंडिंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है. और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर ऑफकोर्स दिस स्कीम कम्स. ओके, तो अब और क्या ऑब्जेक्टिव्स इसके कि मास पार्टिसिपेशन स्पोर्ट में हो. ओके, ओवरऑल जो हेल्थ है ये भी हमारे पॉपुलेशन की अच्छी हो, एक्सलेंस इन स्पोर्ट्स हमारा जो है ये बढ़े. ओके फाइन, सो दैट्स व्हाई दिस प्रोग्राम हैज बीन कंटिन्यूड फॉर दिस होल पीरियड ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन. ओके, तो मेन कंपोनेंट्स कौन से इसमें, क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ द स्पोर्ट इंफ्रा, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस एंड टैलेंट डेवलपमेंट, खेलो इंडिया सेंटर्स एंड स्पोर्ट एकेडमिक्स, फिट इंडिया मूवमेंट भी इसका ही पार्ट है, वेयर देर इज अ नज or we can say there is an encouragement for all the Indians to eat fit, to actually exercise more, right, and promotion of the inclusiveness through the sports. Okay, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इसमें है. मल्टीपल कंपोनेंट्स थे पहले, लेकिन इस 5 कंपोनेंट्स में इसको अब मर्ज किया गया है. तो इसी स्कीम के अंडर फिर क्या होता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स अरेंज किए जाते हैं, जो रिसेंटली अब चेन्नई में इनोग्रेशन किया गया है. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है इसके अंडर यहाँ पे अरेंज किया जाता है, जिसमें बाकी खिलाड़ी, यूनिवर्सिटीज के खिलाड़ी, स्कूल्स के, ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज नाउ, दैट इज रिगार्डिंग द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल. ओके, अब हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हमेशा आजकल न्यूज में होते हैं. ओके, स्पेशली वन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर ऑफ अपोजिशन, ही इज आल्सो डूइंग हिज दिस न्याय यात्रा इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ओके, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देयर वर सर्टेन इश्यूज आल्सो लाइक वायलेंस इन द मणिपुर. ओके, और अब रिसेंटली जो है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, ही was actually conducting this something called as the नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. ओके, सो ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल क्या है, इस बॉडी को हमें डिस्कस करना है. फाइन, तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ओवर हियर. नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज, जैसे नाम में ही इसका एक काउंसिल है, फॉर व्हाट, फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. सिक्किम प्लस 8-7 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे, मतलब टोटल 8 स्टेट्स जो है, इसकी ओवरऑल इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए एक काउंसिल है. ओके, और इस काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन किस किस का होता है, ऑफकोर्स इसमें होते हैं वो सारे जो स्टेट्स है, 8 स्टेट्स, उसके गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स. Okay, so governors and chief ministers of these 8 states, 3 members nominated by the president. Okay, and plus of course home minister इसमें होते हैं, as well as अगर आप देखना तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो होती है, इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ही विल आल्सो बी मेंबर ओवर हियर. ओके, सो हु आर द मेंबर्स ऑफ दिस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, वो सारे स्टेट्स के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो 8 स्टेट्स है,
उसके साथ साथ हमारे होम मिनिस्टर और जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो होते हैं, इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट विल आल्सो बी इट्स मेंबर. अपार्ट फ्रॉम दैट 3 अदर मेंबर्स कुड बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट आल्सो. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ओवरऑल. और एक चीज आपको याद रखनी है कि इस काउंसिल को फिर चेयरमैन कौन होता है इस काउंसिल का, व्हेनेवर द काउंसिल मीटिंग विल हैपन, इट इज होम मिनिस्टर. यूनियन होम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. बाय डिफॉल्ट ही इज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसिल. एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ this particular ministry, that is development of northeastern region, is the ex officio vice chairman of this particular northeastern council. ओके, तो ये याद रखना है. ओवरऑल ये काउंसिल जो है आती है एडमिनिस्ट्रेशन के किसके अंडर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस काउंसिल इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है. देयर इज एन एक्ट that is called as the North Eastern Council Act of 1871. इसके थ्रू ये एस्टैब्लिश किया गया है. Okay, so these are certain important points of the North Eastern Council. Kyrie, remember, first, it is not a statutory, it is a statutory organization which is established through an act, that is North Eastern Council Act, and it's not a constitutional body. Second, इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर चेयरमैन जो होते हैं होम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरमैन जो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर दिस पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट रीजन की मिनिस्ट्री उसके होते हैं. ओके, तो ये कुछ चीजें याद रखना है. बाकी मेंबर्स भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है. राइट, तो ये दीज आर स्मॉलर पॉइंट्स एज सच. माइक्रो लेवल पे कुछ हम देखते हैं, बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स ओवर हियर. ओके, नाउ लेट्स गो टू दी अर्हाचा. उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, काइंडली आंसर मी इन कमेंट सेक्शन. ओके, कि जोनल काउंसिल जो होती है, ओके, इंडिया में 5 जोनल काउंसिल्स आर देयर. ये 5 जोनल काउंसिल्स कौन से एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश की गई है, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एस्टैब्लिश की गई है? इफ इट इज एस्टैब्लिश अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो टेल मी कौन सा आर्टिकल है. अदरवाइज यू कैन टेल मी कि कौन से एक्ट के अंडर ये एस्टैब्लिश हुआ, दैट इज जोनल काउंसिल्स ओवर हियर. फाइन, चलो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज रिगार्डिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज ऑफ कोर्स यू कैन सी दिस बर्ड ओवर हियर. ओके, और वैसे तो इंडिया में देखा जाए तो मल्टीपल sorts of bustard species are there. For example, we have great Indian bustard, then lesser floricon is a bustard species, Bengal floricon is a bustard species. तो इसको भी थोड़ा याद रखना कि सबसे पहले इंडिया में कौन से bustard species पाई जाती है. Lesser floricon, Bengal floricon, and here we have great Indian bustard. Now, what is the issue over here? ये great Indian bustard जो है, इनका population इंडिया में काफी कम हो चुका है. कहा जाता है कि almost less than 100 population बस इनका है अब great Indian bustard का. Okay, और mainly इन विच रीजन यू फाइंड देम, गुजरात एंड राजस्थान. राजस्थान में इनका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन. अब वो भी ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं है इतना, अब तो लेस देन 100 टोटल पॉपुलेशन माना जाता है, बट राजस्थान में इनका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और दूसरा गुजरात है. तो गुजरात और राजस्थान का जो एरिया है जनरली यू विल फाइंड देयर पॉपुलेशन ओवर हियर. ओके, अब होता क्या है कि मेनी ऑफ देम आर डाइंग बिकॉज ऑफ द ओवरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल्स. जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन केबल्स जो होती है, जो लॉन्ग डिस्टेंस पे एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करती है, तो ऑफकोर्स इस वजह से इनकी डेथ होती है. फाइन, अब पहले सुप्रीम कोर्ट ने अराउंड इन 2021 इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन डायरेक्शन टू दी गवर्नमेंट्स देयर कि ये जो ओवरग्राउंड केबल्स है इसको आप अंडरग्राउंड ले कीजिएगा, सो दैट ये ग्रेट इंडियन बस्टर्स वोंट टच दैट एंड दे विल नॉट डाई. ओके, लेकिन इतना ज्यादा उस पर अभी तक गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया है. दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैज अगेन आस्क्ड द गवर्नमेंट्स देयर, गुजरात राजस्थान गवर्नमेंट्स को पूछा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्लान टू सेव दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एज अ स्पीसीज ओवर हियर. ओके, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है यहाँ आपको याद रखना है. अब देखते हैं तो इसके रिगार्डिंग जो मेन इसका अगर कह सकते हो थ्रेट है, दैट इज ओवरहेड केबल. बट दैट इज नॉट द ओनली थ्रेट, अदर थ्रेट्स आर आल्सो देयर, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बाकी थ्रेट्स भी होती है, बट ओवरहेड केबल की वजह से भी ये होता है. अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सोनचिड़िया कहा जाता है मध्य प्रदेश में, गोडावन कहा जाता है राजस्थान में, मालडोक कहा जाता है महाराष्ट्र में. इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा. ओके, वेयर इज इट फाउंड? राजस्थान, गुजरात, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र, यहाँ इस एरिया में है. तो इसका मतलब कौन सा एरिया ये, वेयर यू हैव अरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड. ऐसा नहीं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट और काफी रेनफॉल के रीजन में आप यू विल फाइंड दिस. ओके, तो जनरली जहां पानी होता है इसको अवॉइड करता है. मतलब अगर इरिगेटेड एरियाज होगा कहीं, तो ये इरिगेटेड एरियाज को ये अवॉइड करता है. तो जनरली ओपन श्रब लैंड होती है, स्क्रब लैंड होती है, फिर या सेमी लैंड होती है, यू विल फाइंड इट ओवर देयर. तो राजस्थान हैज इट्स हाईएस्ट पॉपुलेशन. एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, स्टेट बर्ड है राजस्थान का. ओके, और IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ऑफकोर्स द नंबर सजेस्ट दैट. ओके, तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है राजस्थान का,
नलिया गुजरात का जो है, वरोरा है महाराष्ट्र, बेल्लारी कर्नाटका, यहाँ जनरली ये पाया जाता है। लेकिन ओवरऑल आप राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका इतना नाम याद रखना, और सबसे ज्यादा राजस्थान में दिस इज एक्चुअली फाउंड विच कुड बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स ओरियर। नाउ लेट्स नेक्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस आइलैंड जो है ये हम देखते हैं। ओके, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, अब देखिएगा हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट द न्यूज। ओके, अब रिसेंटली अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जो है, ही इज हैविंग सम दिस न्याय यात्रा, ठीक है, वो तो पॉलिटिकल एस्पेक्टिव, वी आर नॉट गोइंग टू दैट, बट देन ही विजिटिंग मेनी प्लेसेस, तो उन वो प्लेसेस के वजह से कुछ कुछ प्लेसेस जो है न्यूज में आज है। ओके, तो उसमें एक मजूदी आइलैंड जो है आसाम का, दिस इज ऑल्सो इन न्यूज। ओके, तो क्या मजूदी आइलैंड है आसाम का, एक बेसिक एनसीईआरटी में मुझे लगता है कि आपने शायद ये पढ़ा होगा कि वेयर इट इज इन, ये बेसिकली ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, ओके, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का एक्चुअली आइलैंड है, दैट इज वन बेसिक एस्पेक्ट ओवर हियर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर का आइलैंड है। ओके, ये कहाँ है, ऑफकोर्स आसाम में है। ओके, अब क्या इस आइलैंड की ऐसी विशेषता है, सबसे पहले अब मजोदी मतलब होता है लैंड बिटवीन टू पैरेलल रिवर्स, दो रिवर्स के बीच की जो लैंड होती है उसको मजोदी कहा जाता है। ओके, तो ब्रह्मपुत्र रिवर होती है इसमें, साउथ से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, नॉर्थ से ब्रह्मपुत्र रिवर की ही एक ब्रांच जो है दैट विल फ्लो, और फिर उसके बीच में आइलैंड है। ओके, अब इस आइलैंड का एक काफी बड़ी विशेषता है कि इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, इसका गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ये वर्ल्ड का रिवर का लार्जेस्ट आइलैंड है जो रिवर के बीच में। ओके, वन थिंग, सेकंड, ये ऐसा इंडिया का फर्स्ट आइलैंड है जो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट बना है, 2016 में इट वाज मेड अ डिस्ट्रिक्ट, ये आइलैंड कोई डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, तो इट इज द फर्स्ट आइलैंड टू बी मेड डिस्ट्रिक्ट, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है ये है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड का है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो अभी तक नहीं इसको डिजिग्नेशन मिला है। ओके, इट इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बट यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है इसमें इसको इंक्लूड किया गया है। टेंटेटिव लिस्ट मतलब क्या होता है, ये टेंटेटिव लिस्ट में ही हर कंट्री की साइट्स होती है जो उस कंट्री को लगता है कि WHS उसको डिक्लेयर करना चाहिए। ओके, तो यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट क्या है, ये बेसिकली एक लिस्ट होती है विच एवरी कंट्री प्रिपेयर्स एंड सबमिट्स टू यूनेस्को, वेयर it will actually put those sites which it wants to be declared as the WHS sites। तो ये यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में एक्चुअली ये साइट है। ओके, फाइन, तो इसी से एक्चुअली यूनेस्को फिर पिकअप करता है साइट्स को, और फिर उसको WHS वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है यहाँ पे दिया जाता है दर्जा। ये मौजूदा आइलैंड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर दी नियो वैष्णवाइट मोनास्ट्री। ओके, आसाम में जो वैष्णवाइट मूवमेंट थी, मेडिवल मूवमेंट, इसके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट साइट जो है, एंशिएंट साइट जो है, ये मौजूदा आइलैंड है। ओके, फाइन, तो यू कैन सी दिस आइलैंड ओवर हियर, यहाँ ये आइलैंड कहीं ना कहीं हमें दिखता है। ओके, फाइन, सो दिस इज अ रिवर ओवर हियर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है और यहाँ लोकेशन है आइलैंड का। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल ओवर हियर, और ये आज का लास्ट एडिटोरियल में जो आर्टिकल है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, एंड दैट इज रिगार्डिंग दी इंडिया साइंस मैनेजमेंट। तो देखते हैं आर्टिकल क्या है, थोड़ा सा कुछ अलग टॉपिक साइंस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इंडिया में डिस्कस किया गया है, सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस आर्टिकल ओवर हियर। ओके, फर्स्ट थिंग व्हाट ऑथर्स आर सेइंग ओवर हियर, कि देखिएगा कोई भी कंट्री की जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होती है, एंड दिस इज ऑब्वियस दैट एवरी कंट्रीज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इनोवेशंस के थ्रू, R&D के थ्रू ही होती है, कि नए प्रोडक्ट्स डेवलप होती है, नई प्रैक्टिसेस डेवलप होती है, उसी से फिर इंडस्ट्री बढ़ता है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, साइंस काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, और एवरी कंट्री ट्राइज इन दैट रिस्पेक्ट। अब इंडिया भी कहीं ना कहीं ऑथर कह रहे हैं कि यही ट्राई कर रहा है, एंड दैट्स वाई हमें दिखता है कि देर आर बॉडीज, ओके, लाइक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन दैट इंडिया हैज सेटअप, फिर ऑलरेडी वी हैव DRDO, तो इस DRDO को एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। ओके, फाइन, सो ऑथर इज सेइंग ओके दिस थिंग्स आर बीइंग डन ओवर हियर। ओके, अब ऑथर क्या कहते हैं कि देयर आर लेटिंग सर्टन प्रॉब्लम्स इन इंडिया साइंस इशू, व्हाट इज दैट, कि इंडिया R&D पे हार्डली 0.7% ऑफ द GDP स्पेंड करता है। ओके, हार्डली 0.7% ऑफ आवर GDP over here is actually spent on the research and development in India। ओके, हालांकि ये जो नंबर है, ओके, ये बाकी कंट्रीज में काफी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स अगर देखा जाए तो अराउंड 3.4% ऑफ GDP जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करता है। चाइना भी अराउंड 2.4% ऑफ GDP, जिसके साथ हम हमारी कंपैरिजन करते रहते हैं हमेशा, ये भी कहीं ना कहीं इतना ज्यादा डेवलप करता है। तो ऑलरेडी ऑथर इज सेइंग कि इंडिया में जो फंडिंग है, दिस फंडिंग इज लेस। ओके, और इस फंडिंग लेस होने के वजह से ऑफकोर्स देयर आर मेनी
इनोवेशंस दैट वी आर नॉट एबल टू डू, क्योंकि उसके लिए उतनी कैपिटल अवेलेबल नहीं। एंड दैट्स वाई ऑथर इज सेइंग कि काफी सारे ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो, फॉर एग्जांपल रीयूजेबल सैटेलाइट की जो लॉन्च टेक्नोलॉजी होती है, रीयूजेबल टेक्नोलॉजी होती है, ओके ये भी कुछ प्राइवेट फर्म्स यूएस में दे आर डेमोस्ट्रेटिंग इट बेटर देन द इसरो। ओके इस तरीके से बाकी भी है, फॉर अब एआई की टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, या फिर बिग डेटा एनालिटिक्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, जो भी होगा यहाँ कहीं ना कहीं हमारी कंट्री इज लैगिंग ओवर हियर। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट थिंग कि सबसे पहले हमारे पास फंडिंग ही कम है। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट ऑथर सेज कि देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट, रेड टेपिज्म है। ओके कुछ सरकारी जो पॉलिसीज होती है उसमें जो इनर्शिया होता है ये है। ओके कुछ करप्शन के इश्यूज होते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं साइंस मैनेजमेंट में वी आर बिहाइंड, ये ऑथर कहते हैं। और देर सेइंग कि चलो ये तो वेल नोन इश्यूज है। ओके तो ये तो कुछ इश्यूज बता दिए ऑथर ने, बट ऑथर इज ट्राइंग टू एक्चुअली डिस्कस सम डिफरेंट इशू ओवर हियर ओवरऑल आर्टिकल में। ये तो कुछ इश्यूज उन्होंने बता दिए, एंड दैट इशू इज रिगार्डिंग द साइंस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके यहाँ जो इशू एक्चुअली वो डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज रिगार्डिंग दी साइंस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके साइंस एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या कि इंडिया में जो साइंटिफिक बॉडीज है, चाहे डीआरडीओ हो, इसरो हो, या बाकी भी जो एक्चुअली ऐसी बॉडीज है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है इसके बारे में ऑथर इज डिस्कसिंग। तो ऑथर क्या कह रहे हैं कि देखो इंडिया में क्या होता है कि काफी बार साइंटिस्ट जो होते हैं, इस साइंटिस्ट को ही एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है, उस बॉडी का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा करना बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि काफी सारे प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट होते हैं, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। ओके सबसे पहला प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि इज सेइंग, देखिएगा बीइंग अ गुड साइंटिस्ट, अगर आप अच्छे साइंटिस्ट हो, ओके तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी बनोगे। ओके तो ऑथर कहते हैं कि दिस इज रॉन्ग। ओके देर इज नो गारंटी कि आप अच्छे साइंटिस्ट हो तो आप अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका होगा। ओके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको अलग आर्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको अलग नेगोशिएशन पावर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको अलग इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, जो शायद उस साइंटिस्ट के पास होगा ही या नहीं, वी डोंट नो। ओके तो इसलिए ये साइंटिस्ट को ही एडमिनिस्ट्रेटर बनाना जो है ये कहीं ना कहीं हमने सही नहीं है, दैट्स व्हाट ऑथर इज सेइंग, बिकॉज वी डायरेक्टली अज्यूम कि अ गुड साइंटिस्ट माइट मेक अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, जो नहीं हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ओके हो भी सकता है बट ऐसा नहीं कि होगा ही हर बार। ओके सो दैट इज वन एस्पेक्ट ओवर हियर दैट वी शुड अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि देखिएगा दूसरा इशू है कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रेनिंग, दैट साइंटिस्ट इज वेरी गुड in terms of whatever scientific achievement that person has done. Okay, we respect that. But when it comes to administration, there should be some kind of training also that should be given them. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सारे इश्यूज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के इश्यूज होते हैं, फंडिंग हमारे पास कम होता है, तो फंडिंग को अलोकेट कैसे करना चाहिए, कैसे सब लोगों को कहीं ना कहीं खुश रखना होगा, सारे अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर फंडिंग भी कैसे अलोकेट करना है, ये भी सारी चीजें करनी होती है, जो फिर वो कर नहीं पाते बिकॉज दे डोंट हैव दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग। ओके थर्ड, और ये काफी अच्छा है, देखिएगा ये जो डिस्कस कर रहे हैं हमने इशू ना, ये कभी कभी आप आपके मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हो कि इंडिया के साइंस का जो ओवरऑल साइंटिफिक R&D इतना डेवलपमेंट नहीं होता है तो उसमें इश्यूज क्या है। तो वेल नोन इश्यूज तो हम सबको पता है कि फंडिंग कम है, रेड टेपिज्म है, करप्शन है, बाकी सारे इश्यूज, ऑल थिंग्स आर फाइन। ओके बट एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग भी एक दो इश्यूज आप यहाँ लिख सकते हो। थर्ड ऑथर यहाँ कहते हैं कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स ऑब्वियस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसा आ सकता है? देखिएगा वही साइंटिस्ट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एज अ साइंटिस्ट भी काम करता है, और लेट्स से वही साइंटिस्ट जो है, लेट्स से हिज नेम इज ए एंड द सेम साइंटिस्ट इज एक्चुअली वर्किंग एज एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो, लेट्स से उस साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का वो कोई हेड भी है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से आता है कि मे बी ही वांट्स टू इंक्रीज हिज साइंटिफिक अचीवमेंट्स आल्सो। तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से आता है कि खुद वो ज्यादा खुद के लिए फंडिंग ले सकता है, या अपने जो कंपटीटर्स है उनको कर्टेल करने का ट्राई किया जा सकता है। ओके तो ये सारे इशू जो है दैट विल हैपन ओवर हियर, एंड दैट्स व्हाई। ओके और ये काफी मतलब आप कह सकते हो कि पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट ऑथर से बना है, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि वी शुड बी केयरफुल व्हेन वी अपॉइंट ऑल द साइंटिस्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके एंड देन ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ यूएस। ये सेज कि देखो यूएस में भी यही प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं कि इंडिया से अलग प्रैक्टिस है, कि आप साइंटिस्ट हो तो वहां बड़ी बॉडी जो होती है उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। ओके हाउएवर वहां एक चेंज किया जाता है, दैट व्हाट, कि एक बार आप साइंटिस्ट बन गए तो फिर एक बार अगर आप साइंटिस्ट हो और अगर आपको एज एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया तो यू विल वर्क ओनली एज एडमिनिस्ट्रेटर आफ्टर दैट, यू विल बी ट्रेन फॉर दैट, यू विल वर्क ओनली लाइक दैट। ओके फिर आपका बाकी चीजों में यहाँ इंटरफेरेंस नहीं होगा।
Okay, so maybe such practices we can adopt. Okay, that's what actually author is saying over here. चलो, तो इसी के साथ साथ आज का क्लास हम एंड करते हैं. थैंक यू.